हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद आदि शर्मा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्लास 12th में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। स्टार लगा लो इस चैप्टर के ऊपर। हर बार इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें से एक गवर्नमेंट बजट का होता है मोस्टली। तो ये चैप्टर तो छोड़ के जाने की सोचना ही मत। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में? गवर्नमेंट बजट के बारे में, कि गवर्नमेंट बजट किस तरीके से उसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है पहले तो, और उसके बाद गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट डालता है गवर्नमेंट के बजट। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के जो बजट्स होते हैं उसमें क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। रिसिप्ट में क्या क्या आता है, पेमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। ठीक है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, कैपिटल रिसिप्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके कई बार डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो उसके रेवेन्यू से मैच नहीं करते, इनकम से जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से मैच नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, और नेगेटिव है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा रेवेन्यू कम है। ठीक है, उसका प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट भी कई तरह के होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको हम लोग के पास डिस्कस करने के लिए, और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टॉपिक से या तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देंगे या 6 नंबर के क्वेश्चन बना के दे देंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि पिछले साल को एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of revenue, estimates of receipts and expenditure during a fiscal year। ठीक है, फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर, 12th क्लास है तो आपको 11th में बता दिया गया होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर क्या होता है। और जो बच्चे अगर आर्ट साइड से हैं या कुछ साइंस के बच्चे भी इकोनॉमिक्स लेते हैं, उनको नहीं पता तो बता देता हूँ। फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च काउंट होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का बजट भी बनता है ना, 1 फरवरी को गवर्नमेंट का बजट आता है, तो वो जो बजट बनता है वो 1 अप्रैल से, आने वाले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गवर्नमेंट क्या क्या खर्चे करने वाली है वो एस्टिमेट्स बताए जाते हैं बस। ठीक है, वो खर्चे होने वाले होते हैं इन फ्यूचर। वो प्री प्लान्ड खर्चे होते हैं, प्री प्लान्ड रेवेन्यू कहाँ से कितना आने वाला एक्सपेक्टेड होता है, तो गवर्नमेंट वो बताती है बजट के अंदर कि हमने इतना रेट्स में चेंज किया है तो उससे रिसिप्ट इतने बढ़ेंगे या कम होंगे। गवर्नमेंट ये खर्चे प्लान कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। तो उस जो बजट होता है गवर्नमेंट का बजट 1 फरवरी को जो प्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो फ्यूचर की होते हैं। यहाँ पे दिया रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट आर नॉट एक्चुअल फिगर्स बट एस्टिमेटेड वैल्यूज। वो क्या होते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू होते हैं फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का बेसिक हमने पढ़ लिया, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, फिजिकल ईयर क्या होता है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं प्लान्ड होते हैं बजट के अंदर कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से बताया हुआ है कि इकोनॉमी को शो कर रखा है। इकोनॉमी में किस तरीके से जो नेताज होते हैं या बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, सब किस तरीके से लगे होते हैं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, कि जो टैक्स रेट्स क्या रखने हैं, ठीक है, खर्चे कहाँ करने हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है अच्छे से फंक्शन कर पाए। ठीक है, बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, अब गवर्नमेंट जो है बजट में क्या क्या चीज़ हैंडल करनी होती है उनको, उनको मेडिकल सर्विसेज भी देखने हैं, ट्रांसपोर्ट भी देखना होता है, ठीक है, उनका एजुकेशन भी देखना है, फूड खाने पीने का, हाउसिंग का, सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी होती है बजट के अंदर। एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। ठीक है, उसके अलावा डिफेंस भी बहुत चीज़ें होती है। तो एक ही बजट में गवर्नमेंट को पूरी इकोनॉमी संभालनी होती है। ऐसा नहीं होता कि वो एजुकेशन को स्किप कर दे या मेडिकल को स्किप कर दे या इंफ्रास्ट्रक्चर को स्किप कर दे। ठीक है, हर चीज़ पे उनको प्रॉपरली अच्छे से ध्यान देना होता है। बजट बनाने में 3-4 महीनों की मेहनत लगती है, और प्रॉपरली लास्ट का 1 महीना जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो ऐसा होता है कि जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं वो लोग घर तक नहीं जाते, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ होते हैं, ताकि इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। क्योंकि बजट की इन्फॉर्मेशन अगर बाहर लीक होती है, कि जिनको पता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में अच्छी न्यूज़ लाने वाली है, वो बाहर लीक हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? उसके शेयर्स खरीद लेंगे उन कंपनियों के। कि गवर्नमेंट को पता लग बाहर लोगों को पता लगे कि गवर्नमेंट ई व्हीकल के ऊपर अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाने वाली हैं, तो बाहर के लोग क्या करेंगे?
अगर इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उनके शेयर्स खरीद लेंगे जो जो ई व्हीकल प्रमोट करते हैं कंपनीज। इसलिए बजट बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है। 2-2.5 महीने की मेहनत, जब पूरे साल की मेहनत लगती है, ठीक है, 2-2.5 महीने जो बहुत क्रूशल होते हैं, लास्ट का 1 मंथ जो जनवरी आता है तो बहुत क्रूशल होता है बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली जो मिनिस्टर फाइनेंस में लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि क्यों गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है और क्यों इतना इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया, हर कंट्री के लिए जो उनका बजट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं बजट। पहला, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से एलोकेट किए जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को मेडिकल पे भी ध्यान देना है, मेडिकल फैसिलिटीज पे भी, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, गवर्नमेंट को हाउसिंग पे भी ध्यान देना है, गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना है, गवर्नमेंट को सब जगह ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देना है, पॉवर्टी पे भी ध्यान देना है। तो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट पे ध्यान देना है इकोनॉमी के ऊपर। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको ढंग से एलोकेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सारे सेगमेंट इकोनॉमी के ग्रो कर पाए। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, इस पे स्टार लगा लो, मैं पहले बता देता हूँ। ये एक एक टॉपिक 3-3 मार्क्स का पूछा जाता है, कोई भी एक। गवर्नमेंट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को 3 नंबर पूछ लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का सॉरी बोर्ड वाले एग्जामिनर, है ना, वो रिड्यूस इनइक्वालिटी को 3 नंबर पूछ लेंगे। अभी बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से पूछा गया है। एक ही टॉपिक ऑब्जेक्टिव का 3 नंबर पूछ लेते हैं। और अब तो उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है, अब वो केस स्टडी बना के देते हैं और पूछना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव वहां पे लाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करो। आपने ऑब्जेक्टिव अगर फाइंड आउट किया तो भले ही आप पूरे एक पेज में एक्सप्लेन करके आ जाओ, 0 नंबर। तो इसको अच्छे से कवर करना है, इस टॉपिक को स्टार लगा लो। 3 नंबर में इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर तो बहुत क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, बहुत क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि जो अलग अलग सेट्स बनते हैं सब में, इस सेट्स में इस टॉपिक का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। अगला है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ। अगर गवर्नमेंट बजट एलोकेशन ढंग से नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे। तो जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में, वो बढ़ती जाएगी। और वो अगर बढ़ रही है तो होगा क्या कि जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के हाथ में होगा और बड़ी आबादी के पास थोड़ा सा ही पोर्शन होगा। वही रिच और पुअर का गैप जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो वो ना हो, वो रिच और पुअर का गैप रिड्यूस हो, तो वो भी एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है बजट बनाते टाइम। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी रहे, ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए या डिफ्लेशन में चली जाए इकोनॉमी, या फिर पर कैपिटा इनकम कम हो जाए या जीडीपी गिर जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के गवर्नमेंट जो होती है बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बढ़नी चाहिए, स्टिल टाइम टू टाइम इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहनी चाहिए। अगर इकोनॉमी में डाउनग्रेड आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है या नेगेटिव में जा रहा है ग्रोथ, तो गवर्नमेंट को अपने बजट पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट करती भी है, ताकि अब वो सब सेगमेंट को साथ में नहीं लेगी, ऑटोमोबाइल को, स्टील को और एग्रीकल्चर को, कॉल को, सब इंडस्ट्री को साथ में लेके नहीं चलेगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट सब सेगमेंट्स को प्रॉपर्ली अच्छे से मॉनिटर करके सब सेगमेंट पे ग्रोथ के लिए काम करती है, नई नई पॉलिसीज लेके आती है हर सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, खासतौर पे इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल्ड और एजुकेटेड लोग, क्वालिफाइड लोग अभी भी घर पे बैठे हुए जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं तो जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, जो उनको पोस्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो वो भी हमारा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, कि जो बंदा वो डिजर्व करता है जॉब, जो पोस्ट डिजर्व करता है, उसको वो सैलरी या वो पोस्ट नहीं मिल रही, तो वो एम्प्लॉयड तो है लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है। वो 1 लाख की सैलरी डिजर्व करता है लेकिन वो मिल रही है उसको 40,000 की सैलरी, 30,000 की सैलरी, ना वो पोस्ट मिल रही है। तो इकोनॉमी के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो कम सैलरी में काम कर रहा है। तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए, ताकि जो लोग इकोनॉमी के अंदर विलिंग है और एबल है काम करने के लिए, उन सबको टाइमली जॉब मिल पाए और लोग या तो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड ना रहे। ये भी किसका एक गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो गवर्नमेंट की महारथन कंपनीज हैं, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, उन सबको मैनेज करना भी किसका काम होता है, गवर्नमेंट का। जो किससे मैनेज करती है, गवर्नमेंट बजट के अंदर उनके अंदर नई फंडिंग लानी है या फिर उनके अंदर मैनेजमेंट को चेंज करना है, तो वो सब चीजें भी गवर्नमेंट बजट के अंदर अपना
मैनेज करती है, ठीक है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज है, जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया या इंडिया में नॉर्थ पोर्शन हो गया, साउथ पोर्शन हो गया, तो किसी को ये ना लगे कि भेदभाव हुए उनके साथ, कि गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देती है या गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देती है, तो ये सब चीजें ना हो, ये भी गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आती रहती है। नहीं नहीं, क्योंकि वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, वो बाकी एज कम्पेयर टू इंडिया आप देखो तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है, तो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेके आती है उनके लिए, नए नए पॉलिसीज लेके आते हैं ताकि वो सेक्टर भी इंडिया का डेवलप हो पाए और जो रीजनल डिस्पैरिटी है वहाँ पे कम हो पाए, वहाँ के लोग भी ग्रो करें, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करे उन स्टेट्स की, ठीक है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस करना भी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने क्या कवर किया है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, अगर 1 मार्क्स में आते तो आप लोग कवर कर लोगे। उसके बाद हमने क्या कवर किया, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एग्जाम में आते हैं 3 नंबर के, लास्ट ईयर घुमा फिरा के काफी बार पूछे गए हैं, उसके ऊपर उन्होंने वो भी पूछा है क्या, केस स्टडी बेस की गवर्नमेंट की स्कीम बता दी और पूछा ये कि इस स्कीम से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है गवर्नमेंट का। अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ आपको वो क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा वो क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट पे। बजट के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू मतलब इनकम सोर्स, इनकम बजट और कैपिटल बजट्स। इनकम सोर्स नहीं मतलब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब रेवेन्यू बजट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो इनकम्स हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट जो इनकम है गवर्नमेंट की, और एक्सपेंडिचर मतलब जहां से पैसा इनफ्लो होता है, एक्सपेंडिचर में जहां पैसा आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो अब हमें 4 टर्म्स हैं जिनको अच्छे से कवर करना है। कौन कौन सी टर्म्स हो गई हमारी, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आने वाले पूरे चैप्टर में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले चारों टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इन चारों के बीच का डिफरेंस बिटवीन भी आता है, मतलब इसका इससे पूछ लेंगे, इसका इससे पूछ लेंगे, कुछ भी घुमा फिरा के। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि वो एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे कि वो इन चारों में से किस में लाई करते हैं। वो जो आपका उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसए से डोनेशन लिया है किसी स्कीम के लिए, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। अब देखो पैसा आया है तो रिसिप्ट हो गया, तो ये पूछेंगे यार वो रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है। अब कोई खर्चा हुआ कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई खर्चा किया है, एक पुल बनाने के लिए खर्चा किया है, अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अब ये सब चीजें आप कब बता पाओगे, जब आपको ये चारों टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे। तो पहले हम इन चारों टॉपिक्स को कवर करते हैं, फिर बाद में देखेंगे प्रीवियस ईयर इस टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो अगर मनी आ रहा है, पैसे रिसिप्ट हो रहा है, तो वो 2 जगह जाएगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा या फिर कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। और पैसा पे कर रही है गवर्नमेंट, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कि दोनों पैसा आ रहा है, अब खर्चा कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैसे पता लगेगा, क्योंकि पैसा तो जा रहा है, खर्चा तो हो रहा है। तो अब इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इट रेफर्स रिसिप्ट विच आर नॉट रिडीमेबल, विच कैन नॉट बी रिटर्न और रिक्लेम। जो रिसिप्ट आ गया, अब उसके बदले गवर्नमेंट को कोई खर्चा नहीं करना या कुछ देना नहीं है इन रिटर्न में, बस लेना है गवर्नमेंट को। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स के बदले ऐसा कुछ लिखित में तो भले ही गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन टैक्स के बदले तो गवर्नमेंट को ऐसा तो है नहीं ना कि इतना टैक्स दिया तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट को लेना है पैसा, है ना। कहीं से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे गवर्नमेंट को लेना है, कहीं गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई है वहां से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को रिसीव करना है। जब आप घर लेते हो, घर के ऊपर ड्यूटी पे करते हो, स्टैम्प ड्यूटी, तो वो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इनकम है, उसके बदले गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना, ठीक है। जो नॉन रिडीमेबल होता है, जिनके बदले गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, तो वो आपके क्या होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट कौन से, जहां पे आपके गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, जिनके आने से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, या फिर असेट्स गवर्नमेंट के कम हो रहे हैं। अब जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे लाइबिलिटी असेट क्या होता है, बाकी आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि लाइबिलिटी जो इन फ्यूचर गवर्नमेंट को पे बैक करना है। जैसे कि गवर्नमेंट मान लो यूरोप यूनियन से कोई लोन ले ले, या रशिया से कोई लोन ले रहा है,
उसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को वो पैसा तो आ गया, अभी के लिए तो पैसा आ गया, रिसिप्ट आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा वापस करना है, उधार है तो लाइबिलिटी है, उस पैसे की आने से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, है ना। या दूसरा कि गवर्नमेंट का मान लो कि एक कंपनी है, महारथन कंपनी है, गेल मान लो, है ना। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गेल के शेयर सेल कर रही है, उसके शेयर सेल करने से क्या हो गया, असेट गवर्नमेंट का कम हो रहा है, गवर्नमेंट का असेट ही है ना उसके शेयर्स जो है, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की एसेट है कि वो कंपनी गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट उसके शेयर सेल कर रही है, पैसा तो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, रिसिप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप दे रही है, फाइनेंशियल एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो गया गवर्नमेंट के लिए, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये देखो थोड़ा अच्छे से बनाया हुआ है, इसको लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत काम आएगा एग्जाम में। गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट वही हो गया जो मैंने बताया ना, गेल उन्होंने शेयर, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है वो उसमें से अगर उसको सेल ऑफ करते हैं उसके शेयर, तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, या कहीं से लोन ले रहे हैं, या पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि पीएफ क्या इन फ्यूचर गवर्नमेंट को वापस करना होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू इजी है, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, फाइन्स, फीस एंड फाइन, एक्सटर्नल ग्रांट, स्पेशल असेसमेंट और टैक्सेस, ये सब के नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, लायबिलिटी टू पे, ये कर लें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट, एग्जाम लास्ट ईयर 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने आगे अच्छे से टेबल बना के समझाया हुआ है, अभी से यहाँ पे ऊपर ऊपर समझ लो क्या होता है। जहां पे जिसकी लायबिलिटी होती है पे करने की, वो सेम पर्सन खुद पे करता है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। जहां पे लायबल होता है लेकिन डिफरेंट पर्सन पे करता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे कि अब इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स कौन भरता है, जिसका खुद का टैक्स होता है, जिसने इनकम अर्न किया होता है, आपको खुद भरना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स आपको खुद भरना होता है, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ये सब जिसकी होती है उसे खुद भरना होता है। लेकिन जैसे जीएसटी है, आपने कोई 1000 रुपए का सामान खरीदा शॉप से जाके, अब जीएसटी जो होता है, आप जो दुकानदार होता है उसको दे के आ जाते हो कि ले भाई 1000 रुपए का सामान खरीदा है, 18% जीएसटी लगाए, तो तू कितना बनेगा, 180 रुपये बनेगा। तो हम 1080 रुपये उसको दे के आ जाते हैं कि ले भाई तू टैक्स भर दियो। हमने थर्ड डिफरेंट पर्सन को हमने बर्डन शिफ्ट कर दिया, हमने जाके गवर्नमेंट को नहीं लगी, हमने 1000 रुपए की चीज में तो जीएसटी ले लो हमसे, तो जो भी हम टैक्स बर्डन किसी और के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी भी ऐड कर लो इसमें, तो ये सब चीजें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसकी लायबिलिटी हम किसी और के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं, उसको पैसा देके। भरना हमें ही है, लेकिन गवर्नमेंट को वो जाके देगा, हमें जाके नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का लास्ट एग्जाम में आया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। डायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने बताया आपको कि जो बंदा है उसी को जाके देना होता है। दोज टैक्सेस हुज फाइनल बर्डन ऑन पर्सन हु मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट, जिसका बर्डन होता है, जिसको देना होता है, वही पर्सन जाके गवर्नमेंट को देता है। बॉन्ड बाय अनदर पर्सन, यहाँ पे दूसरे पर्सन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। इंसिडेंट और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, व्हेन द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स लाई द सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और जब डिफरेंट पर्सन पे लाई करता है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इजी है। शिफ्ट, यहाँ पे कैन नॉट शिफ्ट और ये कैन बी शिफ्टेड, इजी है। तीनों चीजों में घुमा फिरा के एक ही बात बोली हुई है। नेचर, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। जनरली रिग्रेसिव इन नेचर, जीएसटी चाहे आप 1000 रुपए, चाहे आप 1 लाख कमाते हो, चाहे 10 लाख कमाते हो, जीएसटी सबको सेम ही लगता है, या जो इनडायरेक्ट टैक्स है सबको सेम ही लगता है, ठीक है। इसलिए उसको रिग्रेसिव बोला जाता है। रिग्रेसिव क्यों बोला जाता है, आप बोलोगे कि सबको तो सेम लग रहा है, तो रिग्रेसिव कैसे हुआ, रिग्रेसिव इसलिए हुआ कि जो बंदा महीने के 10,000 कमा रहा है, अब उसको भी उतना ही टैक्स देना है, तो उसकी पोर्शन का, सैलरी का पोर्शन ज्यादा हुआ। अब जो बंदा 10 लाख कमा रहा है उसको भी सेम टैक्स देना है, उसकी सैलरी का जो पोर्शन हुआ वो कम हुआ, और 10,000 वाले का सैलरी, अब दोनों बंदे सेम चीज परचेज कर रहे हैं और दोनों सेम टैक्स भर रहे हैं, तो इसकी सैलरी का पोर्शन कम हो गया, उसकी सैलरी का मतलब इसकी सैलरी का ज्यादा हुआ, उसकी सैलरी का कम हुआ, इसलिए उसको रेग्रेसिव बोला जाता है। जो ज्यादा सैलरी कर रहा है, जो 10 लाख कमा रहा है, उसके लिए वो 200-500 रुपए या 1000 रुपए का जीएसटी भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो 10,000 कमा रहा है उसको 500 रुपए जीएसटी भरना पड़े, तो उसके लिए सैलरी का बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। तो जितनी आपकी सैलरी बढ़ती रहती है तो वो रिग्रेसिव इन नेचर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्रेसिव, अगर आप कम सैलरी कमा रहे हो तो कम इनकम टैक्स भरना है, ज्यादा सैलरी कमा रहे हो ज्यादा इनकम टैक्स भरना है।
ठीक है, छोटा घर ले रहे हो तो कम हाउस टैक्स भरना है, बड़ा घर ले रहे हो तो ज्यादा हाउस टैक्स भरना है। इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस डज नॉट इफेक्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? जीएसटी जो होता है मार्केट प्राइस पे मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट जब जीएसटी के रेट कम ज्यादा करती है तो वहाँ पे मार्केट प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इसका एग्जाम्पल जीएसटी। ठीक है, जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, ये सब इसका एग्जाम्पल है इंटरेक्ट। इजी है, एग्जाम में आता है 3 नंबर का, तो मीनिंग लिख देना, नेचर लिख देना और एग्जाम्पल लिख देना, आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जहां पे आपको जो हमने पहले पढ़ा उसका उल्टा कर लो। पहले क्या पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट में, उसका उल्टा कर लो कि लायबिलिटी, या बेसिकली मान लो लायबिलिटी और एसेट के ऊपर अगर इंपैक्ट डाल रहा है जो खर्चे आपके, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो खर्चे से आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस है उससे आपकी लायबिलिटी और एसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन रिटर्न अमाउंट ऑफ अदर पार्टीज, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना आपको लायबिलिटी पे करनी है ना आपको एसेट, आपका कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन जनरेट होता है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे लोन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिटर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन फ्यूचर, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और यहाँ पे ग्रांट दिया जा रहा है लेकिन ग्रांट रिटर्न नहीं होती है। ठीक है, ग्रांट हो गया, सब्सिडी को रिटर्न में नहीं आता, तो वो आपका क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ईजी है, 3 नंबर में आता है डिविजन, तो कवर कर लेना इसको। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं उसके इनकम के बराबर है, रेवेन्यू के बराबर है, तो हमारा बैलेंस बजट होता है। क्या कभी बैलेंस बजट हो सकता है? बहुत रेयर टू रेयर चांसेस है कि गवर्नमेंट ने जितने खर्चे किए उतने ही इनकम हो जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट 1000 जगह खर्चे करती है और इनकम सोर्स अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनका बैलेंस होने के चांसेस पॉसिबल ही नहीं है कि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो या तो वो सरप्लस होंगे कि जब रेवेन्यू ज्यादा है और आपके खर्चे कम है, तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है उनमें नहीं होता ऐसा। तो 99% इकोनॉमीज जो होती है वो डेफिसिट बजट फेस करती है। डेफिसिट बजट में क्या होता है कि आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है। रीजन इसका क्या होता है? मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या अंडर डेवलपिंग, तो बिल्कुल डेफिसिट में रहती हैं। तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती है, वहां पे अब गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ता है, बाहर से पैसा लोन लेना पड़ता है दूसरी कंट्री, और वो पैसे को लोन लेके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, तभी आगे जाके और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा इन फ्यूचर। जीडीपी ग्रो करेगी, पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो लोन्स है उन सबको मना नहीं कर सकते कि हम लोन नहीं लेंगे, हम ऑलरेडी माइनस में है, डेफिसिट चल रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो इकोनॉमी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगी, स्लो ग्रो करेगी। ठीक है, तो एट द एंड वो नुकसान इकोनॉमी को ही है। तो गवर्नमेंट को भी पता होता है कि एट द एंड हमारे बजट जो होता है वो डेफिसिट में ही जाने वाला है। ठीक है, तो डेफिसिट कितने तरह के होते हैं बजट में? 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि गवर्नमेंट ने इस साल का फिस्कल डेफिसिट कितना, टारगेट कितना रखा है। गवर्नमेंट को पहले ही पता है कि हम लोग माइनस में जाने वाले हैं। बजट जो गवर्नमेंट ने बजट रखा है, हमारे एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को पहले ही पता है कि हम माइनस में जाएंगे अगले साल फाइनेंशियल ईयर में। तो गवर्नमेंट ने कितना एस्टिमेट रखा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। ठीक है, सर्च करके पढ़ के। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है हमारा, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से हम रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। देन जो हमारा फिजिकल डेफिसिट आया उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। इजी है, लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाता है इससे कई बार क्वेश्चन में। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, समझ आएगी होगा आपको, मैंने तीनों के न्यूमेरिकल्स ही बता दिए आपको, मतलब फॉर्मुलाज ही बता दिए, और वहीं से उनका क्रक्स है उन तीनों टॉपिक्स का। जो हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते हैं पूरे साल के, और जो वो एक्सपेंडिचर से कम होते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होते हैं, तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट आता है। और गवर्नमेंट को पता ही होता है आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाहर से लोन ले रखे होते हैं, बाकी चीज़ें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के डेफिसिट आने के चांसेस होते ही हैं, गवर्नमेंट को पता भी होता है। तो बस गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो लिमिटेड रहे। अगर वो बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल्ड वे में फिजिकल डेफिसिट को चलाती है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं फिजिकल डेफिसिट्स के, कि मान लो कि फिजिकल डेफिसिट अनकंट्रोलेबल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट लोन्स बहुत ज़्यादा ले रही है
गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कमा कुछ नहीं पा रही है, ना टैक्स भर रहे हैं लोग, या इकोनॉमी में सप्लाई इतना नहीं हो पा रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है कि गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा है, लोगों की इनकम इतनी नहीं कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स भरे, लोग सरकार का इनकम टैक्स भरे। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं अगर फिजिकली ज़्यादा हो तो? पहला, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, जो कि आप देख सकते हो कि श्रीलंका में हुआ या पाकिस्तान में हो रहा है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उन गवर्नमेंट्स को पैसा देना बंद कर देते हैं। उन पे भरोसा नहीं रहता कि खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, इनका कमा तो कुछ रहे नहीं है, आगे जाके हमारे लोन कैसे भरेंगे। तो दूसरी देश जो हो गए या बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वर्ल्ड बैंक आई वो लोन देना बंद कर देते हैं। तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। आप लोगों ने अगर वेनेजुला का केस पढ़ा हो तो एक बार नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ना। वेनेजुला में बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन आया। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिसकी वजह से इकोनॉमी में चीज़ों के दाम बढ़ते गए और एक टाइम पे उनके एक ब्रेड का पैकेट 1 लाख रुपए का मिलने लग गया था। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। ठीक है? नेशनल डेब्ट, ये तो समझ ही गए होंगे कि जो देश का उधार होता है वो बढ़ने लग जाता है। जैसे श्रीलंका का हुआ, श्रीलंका ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अपने कंट्री में, अब वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर उधार हो गया क्योंकि वो प्रोजेक्ट चले नहीं। जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए, पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ठीक है? तो शिप पोर्ट बनाए, तो वो उन्होंने चाइना से उधार तो ले लिया बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन वो पोर्ट्स जो उनकी इनकम जनरेट वो हुई नहीं। एट द एंड क्या हुआ? वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए, जो यहाँ पे दिया हुआ डेब्ट ट्रैप, कि उनके पास लोन ही इतना हो गया कि उनके पास उनका ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं थे। और जो पाकिस्तान का भी हाल हो रखा है कि उनके पास लोन ही इतना है पाकिस्तान के पास कि उनके पास उनका ब्याज भरने के ही पैसे नहीं है। उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं कि आप लोन पे लोन इतना लेते रहो कि आपके पास बाद में उसका ब्याज भरने के पैसे नहीं हो। एक विशियस साइकिल में फंस जाती है गवर्नमेंट जो होती है। यहाँ पे हाई फिजिकल डेफिसिट और लो जीडीपी होने लगा है। जो पाकिस्तान, श्रीलंका, आप इन लोगों के इकोनॉमिक सिचुएशन देख सकते हो कि भी यही हो रखा है। इन लोगों ने लोन इतना उठा लिए हैं, चाहे चाइना से या बाकी जगह से, कि उनके पास अभी लोन तो दूर की बात है, उसका इंटरेस्ट भरने के पैसे नहीं है। उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं वो लोग, और क्राउडिंग आउट होने लग जाता है कि वही है कि लोगों का सरकार से भरोसा उठ जाता है, बाकी इंस्टीट्यूशन का सरकार से भरोसा उठ जाता है, और उनके पास पैसा भी नहीं तो देने के लिए जनरली भी। तो ये सब दिक्कतें आती हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी में आप फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करके नहीं चलते हो, आप अंधाधुंध लोन लेने लग जाओ, अंधाधुंध खर्चे करने लग जाए सरकार, तो ये दिक्कत आती है इन फ्यूचर। ठीक है? तो फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करके चलना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बजट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको बजट में पढ़ा रहे हैं टॉपिक। ठीक है? तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट क्या डिफरेंस है। 3 नंबर का क्वेश्चन काफी पूछा था इस टॉपिक से, इजी है। फॉर्मूला तो मैंने को बता ही दिया है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स, लोन को हटा के। बोरोइंग मतलब लोन होते हैं। ठीक है? मीनिंग ये डिफरेंस होता है किसका? टोटल मतलब फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ द करंट ईयर और इंटरेस्ट पेमेंट का। इन्होंने जो एग्जाम फॉर्मूला है उसी को डिफाइन बना दिया। ठीक है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होता है टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ऑफ फाइनेंशियल। इसमें भी डेफिनेशन कोई फॉर्मूला कोई डेफिनेशन बना रखा है। ठीक है? इंडिकेटर्स क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट। ये इंडिकेट क्या करता है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कितने लिए हुए हैं। ठीक है? और यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है? इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के शो करता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने लोन्स बहुत लिए होते हैं, तो गवर्नमेंट का 9 से 10% जो 8 से 9% जो होता है बेसिकली, वो उसमें चले जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट में। तो उसको हटा के हम लोग एक बार देखते हैं कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है। अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें तो हमारा डेफिसिट कितना बन रहा है। ठीक है? यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट के साथ आता है, इंटरेस्ट पेमेंट के बिना आता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम करते हैं पिछले साल के क्वेश्चन, जो मैंने बोला था 3 नंबर में लास्ट ईयर आया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स इंटरेस्ट का एग्जाम्पल विद सुटेबल एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन आया हुआ है विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। मैंने बोला था आपको समझाते टाइम भी, पढ़ाते टाइम भी, कि बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स है, एक टॉपिक को ही 3 नंबर पूछ लेते हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव जो थे 6-7 के, वो सब के सब अच्छे से कवर कर लेना कि 3 नंबर में आए। तो आपको लिखना है, मटेरियल ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहे हैं। ठीक है? अगला है आपका गवर्नमेंट बजट इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। देखो फिर यहाँ पे रिड्यूशन दिया था, यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला टॉपिक आ गया, वो 4 नंबर में पूछा हुआ है। एक ही टॉपिक को 4 नंबर पूछा हुआ है। ये तो बहुत फ्री के मार्क्स है। मीनिंग और फॉर्मूला पूछा है फिजिकल डेफिसिट 2 नंबर में, ये तो कोई छोड़ के आएगा ही नहीं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कराया है मैंने। ये टॉपिक 6 नंबर में आए हुए, देख लो आप।
यहाँ पे भी क्वेश्चन 6 नंबर में आए हुए हैं आपके, यहाँ पे भी 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बजट से 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आना, तो इसको अच्छे से कवर करना है, स्किप मत करना बजट को। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये 3 जो टॉपिक है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। अब वो कैसे पता लगेगा, पढ़ दें एक बार, और उसमें आपको वैलिड रीजन देना है सपोर्ट करने के लिए, वैलिड आर्गुमेंट देना। 2-2 नंबर में आएंगे, यहाँ पे भी 2-2 नंबर के 3 टॉपिक दिए, कवर करते हैं इनको एक बार। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है आपका, मैंने बताया था आपको, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो आपका एसेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना कोई लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर सेल करती है, कंपनी सेल कर रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की असेट कम हो रही है, असेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट आ गया, ठीक है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट यूएसए से ले रही है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई फ्यूचर पेमेंट नहीं आ रही है गवर्नमेंट के, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ पैसा आ रहा है, उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। सेम यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ही पूछा है, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड याद रखना हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है। रिसिप्ट गवर्नमेंट सेल कर रहा है गवर्नमेंट अपने वो, तो कैपिटल रिसिप्ट वही गवर्नमेंट की एसेट कम हो रहा है। डेट क्लियर बाय श्रीलंका, श्रीलंका डेट क्लियर किया है, तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी, हमारे एसेट कम हो रहे हैं। हमने श्रीलंका को लोन दिया हो तो हमारे लिए एसेट में काउंट होता है, ठीक है। तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप करते हो तो ये 6 नंबर ना, आपको ये आंसर लिखने में 4 से 5 मिनट में लगेंगे, ठीक है। और 4 से 5 मिनट में 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 1 नंबर आपका ये बताने का और 1 नंबर आपका वजह बताने का, क्लासीफाई द रीजन। तो अच्छे से कवर कर लेना टॉपिक कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो फ्री के मार्क्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, मैंने बताया था आपको ये आता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये 3-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन तो आपके फ्री के हो गए। अब बाकी इन्होंने क्या बोला, देखो गवर्नमेंट स्कीम से लिंक कर दिया इन्होंने, किसको, जो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला है, इन्होंने खुद बता भी दी कि वो क्या है, तो आपको ये स्कीम ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे हम बेनिफिट दे रहे हैं, रिड्यूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, ठीक है, इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स, टैक्स रिबेट, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोडक्शन को हेल्प कर रही है। प्रोडक्शन हेल्प कर रही है मतलब ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में हेल्प कर रही है, तो आइडेंटिफाई करना है कि ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही है, और बजट में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एक्सप्लेन करना है उसका कॉन्सिक्वेंसेज, कि ग्रोथ होगा मतलब यहाँ से प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। यहाँ पे 2 दिन भी बता सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्रोडक्शन भी ग्रोथ होगा, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, 3-4 पॉइंट बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि बताना है। जीरो डेफिसिट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया, देखो बता भी दे क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो जरूरी नहीं है आपको स्कीम पता हो, वो नहीं भी पता होगी तो गवर्नमेंट बता दी। 80% सब्सिडी मिल रहा है मिनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, मैंने बताया था डिस्पैरिटी कम करना है ना, कि रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का टॉपिक है, तो बोर्ड में 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको स्किप मत करना, अच्छे से कवर कर लेना। और फिर भी कोई डाउट आए मेरे वीडियो में तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करना इसको, और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा टॉपिक के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।